नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंगाल की। वो बंगाल जो कभी मुगल सल्तनत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, सोने की चिड़िया कहा जाता था एक तरह से। सही। लेकिन फिर कैसे, मतलब कुछ ही दशकों में ये पूरा इलाका नवाबों के हाथ से निकलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। यही कहानी है आज की। वो अहम मोड़, वो लोग, वो संधियां जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। और ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है ना, इसका असर तो पूरे भारत पर पड़ा। बिल्कुल, बंगाल पर कब्जा करना भारत में ब्रिटिश राज की नींव डालने जैसा था। तो देखेंगे कि ये सब हुआ कैसे, मुगल सूबेदारों से नवाबों तक और फिर कंपनी राज तक। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल दौर से। तब बंगाल कैसा था, मतलब कितना बड़ा था ये? बहुत बड़ा। आज का बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सब मिलाकर था बंगाल सूबा। और जैसा आपने कहा, बहुत अमीर। शासन कैसे चलता था? बादशाह दिल्ली में, तो यहाँ कौन देखता था? मुगल बादशाह अपने सूबेदार भेजते थे, वही यहाँ का शासन देखते थे। लेकिन 18वीं सदी आते आते ना दिल्ली कमजोर होने लगी थी। औरंगजेब के बाद? हाँ, खासकर औरंगजेब की मौत के बाद। तो 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया, मतलब रेवेन्यू हेड। अच्छा। और फिर 1717 में बादशाह फरूख शियर ने उन्हें सूबेदार भी बना दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी। तो मतलब दीवान और सूबेदार दोनों, सारी पावर एक ही आदमी के पास आ गई। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि दिल्ली कमजोर थी तो मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 एक तरह से बंगाल के पहले लगभग आजाद नवाब बन गए। हालांकि नाम के लिए वो मुगलों के ही अधीन थे। उन्होंने राजधानी भी तो बदली थी, ढाका से कहीं और ले गए थे। हाँ, ढाका से मुर्शिदाबाद। ये एक बड़ा कदम था, अपनी सत्ता का नया केंद्र बनाना। और जमीन के टैक्स वगैरह के लिए भी कुछ नया किया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने इजारेदारी व्यवस्था शुरू की। भू राजस्व वसूलने का काम ठेके पर दे दिया जाता था इजारेदारों को। अच्छा, मतलब ऑक्शन जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही। इससे रेवेन्यू कलेक्शन तो शायद बढ़ा, पर आगे चलकर किसानों के लिए ये मुश्किल भी बना। और उन्होंने ही अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार, मतलब डिप्टी गवर्नर बनाया था। ये नाम आगे बहुत अहम होने वाला है। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया? उनके दामाद शुजाउद्दीन 1727 to 1739 और फिर उनके बेटे सरफराज खान 1739 से 40। लेकिन सरफराज खान शायद उतने काबिल नहीं थे। कहा तो यही जाता है, और इसी का फायदा उठाया अलीवर्दी खान ने, जो उस वक्त बिहार संभाल रहे थे। अच्छा, वही जिनको मुर्शिद कुली खान ने नियुक्त किया था? जी हाँ। 1740 में गिरिया नाम की जगह पर लड़ाई हुई। अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हरा दिया, मार डाला और खुद बंगाल के नवाब बन गए। तो ये तो सीधा तख्ता पलट था एक तरह से। बिल्कुल, सेना के दम पर सत्ता हासिल की। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 का दौर वैसे थोड़ा स्थिर माना जाता है। वो काबिल शासक थे। उन्होंने मुगलों को नजराना भेजना भी बंद कर दिया था शायद। हाँ, शुरू में तो भेजा, पर बाद में बंद कर दिया। मतलब वो अपनी आज़ादी जता रहे थे। पर उनके टाइम में एक बड़ी मुसीबत थी, मराठे। हाँ, मराठों के हमले तो बहुत होते थे उस दौर में। बिल्कुल, वो लगातार बंगाल बिहार पर हमले कर रहे थे। उन्हें उड़ीसा चाहिए था और बंगाल बिहार से चौथ मतलब रेवेन्यू का एक हिस्सा, टैक्स का एक हिस्सा, अपनी सुरक्षा के बदले में वो ये मांगते थे। आखिरकार 1751 में अलीवर्दी खान को उनसे संधि करनी पड़ी। क्या शर्तें थी उस संधि की? भारी पड़ी होगी। हाँ, भारी पड़ी। उड़ीसा का पूरा प्रांत मराठों को देना पड़ा और हर साल 12 लाख रुपए चौथ के तौर पर देने का वादा भी करना पड़ा। ये बंगाल के लिए बड़ा नुकसान था। अलीवर्दी खान की वो यूरोपियों वाली बात बड़ी मशहूर है, मधुमक्खी वाली। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि ये यूरोपियन, खासकर अंग्रेज, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है कि अगर छेड़ोगे नहीं तो शहद देंगी। हाँ, मतलब व्यापार से फायदा होगा। और अगर छेड़ दिया तो डंक मारेंगे, काट खाएंगी। बिल्कुल, वो उनकी बढ़ती ताकत को समझ रहे थे, लेकिन उनकी एक निजी चिंता भी थी। क्या? उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां थीं। तो वारिस कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल था। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को चुना। और यहीं से फिर कहानी और उलझती है। बिल्कुल। 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हुई और सिराजुद्दौला नवाब बने। पर उनके लिए ये राह आसान नहीं थी। दुश्मन बहुत थे, अंदर के भी बाहर के भी। दोनों। घर में ही देखिए, पूर्णिया के नवाब, उनके मौसेरे भाई शौकत जंग थे। सिराज ने उन्हें मनिहारी की लड़ाई 1756 में हराया और मार डाला।
फिर उनकी मौसी घसीटी बेगम, वो भी खिलाफ थी। और सबसे बड़ा खतरा तो शायद उनके अपने सेनापति मीर जाफर से था। और बाहर अंग्रेज? हाँ, अंग्रेज अब तक काफी मजबूत हो चुके थे और उनसे टकराव के कारण भी बन रहे थे। क्या वजह थी मुख्य रूप से? देखिए, यूरोप में उस वक्त 7 इयर्स वॉर, 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गया था 1756 में। ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे। तो यहाँ भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने लगे। अच्छा, लड़ाई की तैयारी? हाँ, सिराज ने दोनों को मना किया। फ्रांसीसी तो मान गए, पर अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी जारी रखी। ये नवाब के हुक्म की सीधी अनदेखी थी। ये तो एक कारण हुआ। और दूसरा, अंग्रेजों ने नवाब के एक दुश्मन कृष्णदास को कलकत्ता में शरण दे रखी थी। ये कृष्णदास दीवान राजवल्लभ के बेटे थे और उन पर सरकारी पैसे के गबन का इल्जाम था। नवाब के दुश्मन को पनाह देना मतलब सीधी दुश्मनी मोड़ लेना था। तो सिराज ने क्या किया? चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक्शन लिया। जून 1756 में पहले कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा किया, फिर कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, जो अंग्रेजों का किला था कलकत्ता में, उस पर नवाब का कब्जा हो गया। अंग्रेज कहाँ गए फिर? जो बचकर भाग सके वो पास में ही फुल्टा द्वीप था, वहां चले गए। इसी समय वो ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी वाली घटना का जिक्र आता ना, वो क्या था? हाँ, ये 20 जून 1756 की रात की बात बताई जाती है। एक अंग्रेज थे हॉवेल, उन्होंने इसका जिक्र किया। उनके मुताबिक नवाब के लोगों ने 146 अंग्रेज कैदियों को, जिसमें औरतें बच्चे भी थे, एक बहुत छोटी सी बिना हवा वाली कोठरी में बंद कर दिया। 146 लोग छोटी सी कोठरी में? हाँ, हॉवेल का तो यही कहना था। और अगली सुबह जब दरवाजा खोला तो सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सब दम घुटने से, गर्मी से मर गए। लेकिन इस पर विवाद भी तो है। बहुत ज्यादा। मरने वालों की संख्या और क्या ये घटना सच में ऐसे ही हुई थी, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कई मानते हैं कि अंग्रेजों ने इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया ताकि सिराजुद्दौला को बदनाम किया जा सके और बदले की भावना भड़काई जा सके। पर हाँ, इस घटना की खबर ने अंग्रेजों में गुस्सा जरूर भर दिया। और फिर मद्रास से मदद आई क्लाइव के साथ। इसे अलीनगर की संधि कहते हैं। अलीनगर वो नाम था जो सिराज ने कलकत्ता को दिया था। इस संधि में क्या था? अंग्रेजों को क्या मिला? अंग्रेजों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद थी। उन्हें उनके सारे पुराने व्यापारिक अधिकार वापस मिल गए, कलकत्ता की किलेबंदी करने की इजाज़त मिल गई और नवाब को हर्जाना भी देना पड़ा। ये सिराज के लिए एक तरह से हार ही थी। पर शांति फिर भी नहीं रही। क्लाइव ने कुछ और भी किया। बिल्कुल। संधि हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा। मार्च 1757 में क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर हमला करके कब्जा कर लिया। लेकिन फ्रांसीसी तो नवाब के इलाके में थे। हाँ, और नवाब ने इसे अलीनगर संधि का उल्लंघन माना। यहीं से प्लासी की लड़ाई की भूमिका तैयार हो गई। ये तात्कालिक कारण बना। और फिर 23 जून 1757 प्लासी, जिसे लड़ाई कम धोखा ज्यादा कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये लड़ाई मैदान से ज्यादा क्लाइव के दिमाग में लड़ी गई थी। उसने पहले ही नवाब के खास लोगों को तोड़ लिया था। मीर जाफर? हाँ, सेनापति मीर जाफर सबसे अहम था। उसे वादा किया गया कि लड़ाई के बाद तुम्हें नवाब बना देंगे। फिर राय दुर्लभ थे, बंगाल के बड़े बैंकर जगत सेठ थे, सब क्लाइव के साथ मिल गए थे। तो मैदान में क्या हुआ फिर? नवाब की सेना तो बहुत बड़ी थी। बड़ी थी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ाई नहीं। मीर जाफर के अंडर जो सेना थी वो बस खड़ी देखती रही। नवाब की तरफ से मीर मदान, मोहनलाल जैसे कुछ वफादार लोग ही लड़े। मीर मदान मारा भी गया। फ्रांसीसियों की एक छोटी सी टुकड़ी ने भी नवाब का साथ दिया था। और सिराजुद्दौला? जब उसने देखा कि खेल खत्म हो गया है, अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया, तो वो मैदान छोड़कर भागा, मुर्शिदाबाद पहुंचा, पर वहां मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे पकड़वा कर मरवा दिया। तो प्लासी की जीत असल में अंग्रेजों की साजिश की जीत थी। हाँ, सैन्य ताकत से ज्यादा ये कूटनीति, धोखा, साजिश, इन सब की जीत थी। पर इसने बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा कायम कर दिया। और वादे के मुताबिक मीर जाफर नवाब बना 1757 से 1760। उसे क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। उसने आते ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड की इजाज़त दे दी, कोई टैक्स नहीं। और जमीन भी दी थी शायद, 24 परगना। हाँ, कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी कंपनी को दे दी और कंपनी और उसके अफसर लगातार उससे पैसे और तोहफे मांगते रहते थे।
बेचारा नवाब खजाना खाली होता जा रहा था, मांगे पूरी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल नहीं। और इसी बीच मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी बंगाल पर हमले की कोशिश की। मीर जाफर की हालत और ख़राब हो गई तो अंग्रेज़ों ने सोचा ये अब हमारे काम का नहीं रहा और उसे हटा दिया। हाँ, 1760 में उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम 1760 से 1763, ये कैसा था? अपने ससुर जैसा ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीर कासिम ज़्यादा काबिल था, ज़्यादा महत्वाकांक्षी और हाँ, ज़्यादा आज़ाद ख्याल का। उसने आते ही कुछ ऐसे काम किए जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आए। जैसे कि सबसे पहले तो राजधानी बदल दी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया बिहार में, ताकि कलकत्ता से अंग्रेज़ों के असर से दूर रह सके। बिल्कुल। फिर उसने अपनी फौज को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा, मुंगेर में हथियार बनाने की फैक्ट्री, तोपें वगैरह बनाने का काम शुरू किया। वो समझ रहा था कि अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो ताकत चाहिए। लेकिन असली पंगा तो व्यापार को लेकर हुआ होगा, वो दस्तक वाला मामला। हाँ, वो ही सबसे बड़ी जड़ थी। दस्तक मतलब वो पास जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था, जिससे वो बिना टैक्स दिए अपना माल ला ले जा सकते थे। पर कंपनी के लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो इस दस्तक को अपने पर्सनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करते थे, अपना माल भी बिना टैक्स के बेचते थे। इससे नवाब को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था और भारतीय व्यापारियों को भी नुकसान था, क्योंकि उन्हें तो टैक्स देना पड़ता था। तो मीर कासिम ने क्या किया? रोका इसे? कोशिश की। 1762 में उसने गवर्नर वैंसेटार्ट से एक समझौता करने की कोशिश की कि चलो कंपनी के लोग अपने निजी व्यापार पर 9% टैक्स दे दें। लेकिन कलकत्ता में जो अंग्रेज काउंसिल थी उसने ये मानने से ही इनकार कर दिया। वो कोई टैक्स देना ही नहीं चाहते थे? बिल्कुल। तो मीर कासिम ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। 1763 में उसने बंगाल के अंदर होने वाले सारे व्यापार पर से टैक्स ही खत्म कर दिया, सबके लिए। सबके लिए? भारतीयों के लिए भी? हाँ, कहा कि अगर अंग्रेज नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा, सबको बराबर का मैदान मिलेगा। अरे, इससे तो अंग्रेजों का वो स्पेशल फायदा खत्म हो गया। बिल्कुल। और वो भड़क गए, उन्होंने इसे अपने अधिकारों पर हमला माना और मीर कासिम के खिलाफ जंग छेड़ दी। और यहीं से बक्सर की लड़ाई की जमीन तैयार हुई। हाँ, मीर कासिम कई लड़ाइयों में हारा और उसे बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। वो मदद मांगने अवध पहुंचा। अवध में कौन था? शुजाउद्दौला? हाँ, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और मजे की बात, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उसी समय एक तरह से अवध में ही थे। तो तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तीनों की सेना मिलकर लड़ी अंग्रेजों से? हाँ, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में। इस बार अंग्रेजी सेना का कमांडर हेक्टर मुनरो था। और ये लड़ाई प्लासी जैसी नहीं थी? नहीं, ये असली लड़ाई थी। दो सेनाएं आमने सामने थी और नतीजा? अंग्रेजों की जबरदस्त जीत हुई। तीनों की मिलीजुली सेना हार गई। तो बक्सर की लड़ाई का महत्व प्लासी से ज्यादा था? हाँ, कह सकते हैं। प्लासी ने दरवाजा खोला था, पर वो जीत धोखे पर थी। बक्सर एक खरी सैन्य जीत थी। इसने साबित कर दिया कि अंग्रेज अब भारत में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इसने उत्तर भारत में अंग्रेजी दबदबे की असली नींव रखी। बक्सर के बाद फिर से संधियां हुई होंगी। बिल्कुल। रॉबर्ट क्लाइव फिर से गवर्नर बनकर बंगाल आया और उसने हारी हुई ताकतों के साथ संधियां की। इन्हें हम इलाहाबाद की संधि 1765 कहते हैं। असल में ये दो संधियां थी। पहली किसके साथ? पहली हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को। ये बहुत ही ऐतिहासिक थी। बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? हाँ, टैक्स वसूलने का अधिकार और सिविल मामलों में न्याय करने का अधिकार। इसके बदले कंपनी बादशाह को सालाना 26 लाख रुपए देगी और कड़ा और इलाहाबाद के जिले देगी जो अवध से लिए गए थे। तो दीवानी मिलने का मतलब कंपनी अब शासक बन गई? असल में हाँ, आर्थिक तौर पर तो वही मालिक हो गए। कानून व्यवस्था, निजामत अभी भी नवाब के पास थी, पर बिना पैसे के नवाब की क्या ताकत। ये कंपनी राज की असली शुरुआत थी। और दूसरी संधि? वो वही अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को। उस पर 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया और ये तय हुआ कि अंग्रेज अपनी एक सेना अवध में रखेंगे जिसका सारा खर्चा नवाब उठाएगा। ये तो सहायक संधि जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, सहायक संधि का शुरुआती रूप। अवध भी अब अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। कड़ा और इलाहाबाद छोड़कर बाकी अवध उसे वापस मिल गया, पर कंपनी को वहां फ्री ट्रेड की इजाजत मिल गई और बनारस के राजा बलवंत सिंह को
अंग्रेजों का प्रोटेक्शन मिल गया। तो प्लासी से शुरू होकर बक्सर और इलाहाबाद की संधि तक अंग्रेजों ने पूरा खेल ही पलट दिया। हाँ, सिर्फ 8 सालों में 1757 टू 1765 छल, बल, कूटनीति सब इस्तेमाल करके उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। नवाब बस नाम के रह गए, असली ताकत कंपनी के पास आ गई। और यहीं से भारत की गुलामी का एक तरह से औपचारिक आगाज हुआ। बिल्कुल, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे शासक बन बैठी। सत्ता, लालच, कूटनीति, बहुत कुछ है इसमें सोचने को। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक आसान सा सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आज की चर्चा से जुड़ा एक सीधा सा सवाल, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सोचिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा।